तो आज हम बात करेंगे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। सिंपल सा लेक्चर रहने वाला है, सिंपल सा लेक्चर रहने वाला है। जहाँ मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा रहेंगी तो उनको हम स्किप कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बस दिखा रखा है कि हाँ देखो ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। हम बल्कि हमसे कभी पूछा ही नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि हमने उस लेवल की मैथ्स कभी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर लेंगे, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल हम अच्छे से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। देखो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप हम बात कर रहे हैं रेडियल पार्ट का, ठीक है ना। हमने बात किया जो हमारे पास श्रोडिंगर का इक्वेशन था, तो उसमें हमने रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को अलग अलग कर लिया था, ठीक है ना। एंगुलर पार्ट में भी दो हैं, ठीक है, फाई और थीटा, तो हमने तो तीनों को ही अलग कर लिया था। तो हम बात करते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना, रेडियल पार्ट की हम बात करेंगे। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, फॉर ए हाइड्रोजन लाइक एटम, द टोटल वेव फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियल फंक्शन। जो टोटल वेव फंक्शन है वो हमारे पास, वो रेडियल पार्ट प्लस आपका एंगुलर पार्ट, दैट इज थीटा एंड फाई, ठीक है ना। तो जो टोटल वेव फंक्शन है ये क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। रेडियल फंक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं, एंगुलर फंक्शन के लिए हम कभी कभी पी से डिनोट कर देते हैं एंगुलर फंक्शन को, ठीक है ना। आपको जो करना है उससे आप डिनोट कर सकते हो, फाई एंड थीटा, एंगुलर कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट, एंगुलर फंक्शन और रेडियल फंक्शन, ठीक है। The expression for the radial and angular component for n equals to 1 to n equals to 3 are given below। देखो, रेडियल फंक्शन, ठीक है ना, रेडियल फंक्शन का जो एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, जो हमने रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, जो रेडियल पार्ट का एक्सप्रेशन आएगा फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन में भी कौन, हाइड्रोजन में भी 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, उसका जो रेडियल कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना, जो रेडियल कंपोनेंट आएगा, रेडियल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ये आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है ना। 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए ऐसा कुछ आएगा। हमें ये याद नहीं करना है, बस हमें देख लेना है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। हम रेडियल कंपोनेंट और एंगुलर कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, हम रेडियल कंपोनेंट और एंगुलर कंपोनेंट के एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। जो हमने बात किया था ना कि श्रोडिंगर इक्वेशंस को हमने स्प्लिट कर दिया था तीन डिफरेंट इक्वेशंस में, ठीक है, तीन डिफरेंट फंक्शन वाइज, फंक्शन ऑफ आर के हिसाब से और थीटा और फाई के हिसाब से हमने अलग अलग कर लिया था। अब हम देख रहे हैं कि रेडियल पार्ट का एक्सप्रेशन क्या है और एंगुलर पार्ट का एक्सप्रेशन क्या है। जो एंगुलर पार्ट का एक्सप्रेशन है वो थीटा और फाई के लिए सेम ही आता है, ठीक है। तो एंगुलर पार्ट का एक्सप्रेशन आपको कुछ देखने को मिल रहा है, हमें ये याद ही करना, बस दिखा रखा है टेबल, ठीक है ना, कैसे आया क्यों आया, ये बिल्कुल मैथ्स लगाओगे हाई लेवल की तभी ये पता चलेंगी, ठीक है ना। हमारे बिल्कुल काम की नहीं है ये, ठीक है। बस हमें ये जान लेना है, देखो क्या जानना है, हमें बस याद रखनी है कि जो श्रोडिंगर का इक्वेशन था, ठीक है ना, जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है, जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है रेडियल कंपोनेंट पे और एंगुलर कंपोनेंट पे, और एंगुलर कंपोनेंट पे। लेकिन जब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, जब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, जब हम ओनली बात करेंगे रेडियल कंपोनेंट की, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s के लिए अलग आएगा, ठीक है ना। तो हम जब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सॉल्व करेंगे फॉर डिफरेंट एन वैल्यू, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमें रेडियल फंक्शन का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा और एंगुलर फंक्शन का भी एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बट हम वो देखेंगे नहीं कि कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है ना, और हमें याद भी नहीं करना है, बस दे रखा है कि हाँ देखो ऐसा ऐसा कुछ सॉल्व करने पे आता है, ठीक है। तो जो रेडियल फंक्शन है वो डिपेंड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है ना, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। जो रेडियल फंक्शन है, ध्यान से सुनो बातों को, ठीक है ना, जितना हमें याद रखना उतना ही समझो। जो रेडियल फंक्शन है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करता है और एल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बार बार मैं अब इसका फुल फॉर्म नहीं बोलूँगा क्या है ये, एन और एल, ठीक है ना। और जो एंगुलर कंपोनेंट है, जो एंगुलर वेव फंक्शन है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अभी हम रेडियल कंपोनेंट को देखते हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, रेडियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो याद रखो जो रेडियल फंक्शन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बोला गया है, और कुछ चीज़ें छूट गई क्या, नहीं, देखो अब बोला जा रहा है
यहाँ पे जो z है, z इज न्यूक्लियर चार्ज, हमें पता है z तो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है ना। और q जो है, जो q है हमारे एक्सप्रेशन में जो हम देख रहे थे, उस q का मतलब है जेड आर डिवाइड बाई ए नोट। ए नोट यहाँ पे बोर्स और बोर्स रेडियस है, ठीक है ना। तो जो q है, q स्क्वायर मीन्स जेड आर डिवाइडेड बाई ए नोट का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे q का मतलब है जेड आर डिवाइड बाई ए नोट, ठीक है। आर इज दी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी न्यूक्लियस। यहाँ पे जो आर है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। और ए नोट है बोर्स रेडियस, हम अच्छे से जानते हैं। जेड इज दी न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें कहीं नहीं आने वाली हमारे लिए, ठीक है ना। अगर आपने मैथ्स ली होती तो ज़रूर पूछा जाता आपसे, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या जाता, आपसे ये सारी इक्वेशन निकलवाई जाती, ठीक है ना, पर हमने नहीं ले रखा है, ठीक है। तो आ जाओ, बात करते हैं ए नोट का, जो बोर्स रेडियस है। हम जानते हैं बोर्स रेडियस 53 पिकोमीटर आता है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन भी बोर्स के द्वारा दिया गया था, बस यहाँ पे चेंज किया, बोर्स ने यहाँ पे एम यूज़ किया था, ठीक है ना। बोर्स ने यहाँ पे एम यूज़ किया था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और हम म्यू यूज़ करते हैं, ठीक है ना, रिड्यूस मास। जो इक्वेशन हमारे पास है ये सिमिलर है इक्वेशन 1.8 जो बोर्स की थ्योरी थी, ठीक है ना। तो बोर्स की थ्योरी के हिसाब से जो ए नोट की वैल्यू आती है सेम आ रही है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट बोर्स ने वहाँ पे एम यूज़ किया था, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे म्यू, ठीक है ना, रिड्यूस मास। एंड जेड -1 फॉर हाइड्रोजन, सॉरी जेड -1 नहीं था, जेड इक्वल्स टू 1 फॉर हाइड्रोजन। हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो जेड होता है वो 1 होता है, तो जेड की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे। अगर जेड की वैल्यू 1 रख दोगे तो ना लिखना एक ही बराबर है, ठीक है। तो हमने जेड को 1 रख रखा है, मीन्स ये हम बात कर रहे हैं जो बोर्स का जो ए नोट है बोर्स रेडियस है, वो क्या है, वो हाइड्रोजन का रेडियस है। तो हमने इसलिए तो हम जेड को 1 रख दिए हैं फॉर्मूले में, तो इसलिए आपको जेड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो ए नोट है वो डिनोटेड एज ए नोट को हम बोर्स रेडियस बोलते हैं, हमें पता है ये चीज़ें, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें थी, कुछ खास नहीं है, बस आपको ये 2 पॉइंट याद रख लेने हैं, ठीक है ना। रेडियल पार्ट किस पे डिपेंड करता है और एंगुलर पार्ट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं अब से, ठीक है ना। ऊपर से हम पूरा कॉन्सेप्ट देखते आ रहे हैं कि हमने जो वेव फंक्शन था उनका रेडियल कंपोनेंट और एंगुलर कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया था, और अभी हम रेडियल कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बातें कैसी रहने वाली है। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस की न्यूक्लियस से कितनी दूरी जाने पर आपको मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से कितनी दूरी जाने पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये देख रहे हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। और कितने एंगल पे जाना है वो सब नहीं देख रहे, क्यों, हम रेडियल पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं रेडियल पार्ट की, तो हम ओनली डिस्टेंस देखेंगे कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी जाने पे हमें चांस है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है ना। एंगल्स, कितने एंगल पे जाना है, किधर जाना है, ठीक है ना, वो एंगल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम रेडियल कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रेडियल कंपोनेंट की बात करें तो रेडियल कंपोनेंट ओनली कहता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने दूरी पे पाई जा सकती है, ठीक है ना। इस पे हम फोकस कर रहे हैं अभी रेडियल पार्ट पे, आगे एंगुलर पार्ट भी देखेंगे, कोई बात नहीं। अभी देखो ध्यान से समझना, द रेडियल वेव फंक्शन, जिसको हम आर से डिनोट कर दो, तो साई ऐसे करके आर ऐसे भी डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है ना। जो रेडियल कंपोनेंट है आर प्लॉटेड इन 4.3 ए फॉर वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ एन एंड एल। ये दे रखा है ग्राफ, ये ग्राफ्स दे रखी हैं, ठीक है। ये सारी ग्राफ्स आपके पास दे रखी है किस चीज़ के लिए, रेडियल कंपोनेंट का ये ग्राफ है, ठीक है ना, आर ये रेडियल कंपोनेंट का ग्राफ है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं देखना, हमारा मतलब बनता है ये सेकंड वाले ग्राफ से, ठीक है ना। अभी देखते हैं द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन dr indicates the electron distribution or the probability of finding an electron in an spherical shell between the distance r and dr. If r is the distance of the electron from the nucleus, the volume between the cells is given by this. देखो बात कर रहे हैं हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो मैं और इजी कर देता हूँ, ठीक है ना। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलो, ठीक है ना।
रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलो, ये बोलो रेडियल प्रोबेबिलिटी, चीज़ें सेम है, ठीक है ना। तो क्या होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? तो द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहा है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख रहे हो? विद इन द स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, विद इन द स्फेरिकल सेल बिटवीन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आपके पास आर दूरी पे एक स्फेयर इमेजिन करो, ठीक है ना, बिटवीन दी स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड स्फेयर ऑफ रेडियस आर प्लस डी आर, ये आर हो गया और ये मान लो इतना सा डिस्टेंस है डी आर। तो इस रीजन में ठीक है ना, पाए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, वापस समझो, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन ए स्फेरिकल सेल बिटवीन रेडियस आर और आर प्लस डी आर, ये वाला रेडियस हो गया, ये वाला रेडियस आर प्लस डी आर, ठीक है ना, आर प्लस डी आर, और एक हो गया आपका रेडियस आर, ठीक है ना। इन दोनों का बीच क्या होता है? इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच वाला पोर्शन, मतलब कि इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वही हम देख रहे थे, वही हम बात कर रहे थे, जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डी आर बोल लो, ठीक है ना, इंडिकेट्स दी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ें हैं, इन एन स्फेरिकल सेल बिटवीन दी डिस्टेंस आर और आर प्लस डी आर, ठीक है। अगर आर, इफ़ आर इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है वो अगर आर है, ठीक है ना, द वॉल्यूम बिटवीन दी टू सेल्स इज गिवन बाय, जो सेल्स की वॉल्यूम रहेंगी वो रहेगी 4πr²। जो इस सेल्स की वॉल्यूम रहेगी, वो कितनी रहेगी? 4πr²। तो कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि व्हेन, अगर मैं दिखाना चाहूँ, छोड़ो दिखाई देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल, जो हम स्फेरिकल सेल की जो वॉल्यूम बोल रहे हैं ना, इसमें लिखने का नहीं है, कोई बात नहीं, जो हम स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, ये दो स्फेयर देख लो, एक ये रहा आपके यहाँ पे सेंटर में होगा न्यूक्लियस, तो ये रहा यहाँ से डिस्टेंस आर प्लस में ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस डी आर। तो इस पूरे रेडियस को क्या बोलोगे? यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रेडियस को बोलोगे आर प्लस डी आर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/3 पाई r प्लस डी आर का होल क्यूब, ये पूरे स्फेयर का, इस पूरे बड़े से स्फेयर का वॉल्यूम, माइनस कर दो ये छोटा सा स्फेयर, ये जो आर रेडियस वाला स्फेयर है उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। और अगर आपका डी आर, अगर इस आपका डी आर बहुत स्मॉल है, अगर आपके पास जो डी आर है, डी आर की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा 4πr², ठीक है ना। अगर डी आर बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, अगर डी आर बहुत स्मॉल है तो आपके पास इसको माइनस करने पे आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल मिल जाएगा 4πr² डी आर, ठीक है ना, बेसिकली 4πr² बोल सकते हो, ठीक है। और जो रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है आपके पास क्या, मैं इधर दिखाना चाहूँगा, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है साई आर के हिसाब से, ठीक है ना, स्क्वायर ले लेना, इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन साई का रेडियल कंपोनेंट, उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, इनटू वॉल्यूम का देना है, तो ये आपको मिलेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो यहाँ पे दिखाया भी गया, देखो क्या बोले, वॉल्यूम तो हम देख लिए ना, वॉल्यूम कितना है 4πr², वॉल्यूम के पे आप पुट कर दो 4πr² पुट कर दिया। अब साई स्क्वायर कर जाओ, साई स्क्वायर याद रखना, ये आर का, ठीक है ना, आर के फंक्शन में है, ठीक है। और प्लस अगर आप इसको क्या करना चाहोगे, इंटीग्रेट करना चाहोगे, तो डी आर अगर आपका वेरिएबल है तो आप डी आर कर सकते हो, डी आर, और इंटीग्रेट कर दोगे आर की वैल्यू R1 से लेकर R2 तक जो भी आपको करना है, ठीक है। इतनी तो इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है, करना नहीं है बस, हाँ जानते हैं, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द वॉल्यूम एलिमेंट कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। हमें पता है कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है
ठीक है ना। जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो इक्वल होता है आपके पास क्या, साई स्क्वायर, ये आर का फंक्शन वाला, ठीक है ना, रेडियल कंपोनेंट का, साई का रेडियल कंपोनेंट, ठीक है ना, उसका स्क्वायर ले लो, इनटू में आप कर देना वॉल्यूम हमें कितनी रखनी है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डी आर का देना अगर आपको उसको इंटीग्रेट करना है R1 से लेकर R2 तक, ठीक है। तो सिंपल रहने वाला है चीज़ें हमारी। तो हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया। द टर्म रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इज दी, देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वो देख लो, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है, जो है हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी, वो होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। मींस ये जो आप साई स्क्वायर बोल दो ना, साई स्क्वायर रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या है, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इट इज़ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इनटू में आप कर देते हो वॉल्यूम, तो ये आता है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं हम, नीचे ही हमने सारी चीज़ें लिस्ट कर रखी है। तो देखो, समझो पहले रेडियल प्रोबेबिलिटी को, रेडियल प्रोबेबिलिटी तो समझ ली, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को समझो। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इट इज़ ए फंक्शन दैट, ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। और फंक्शन किस चीज़ का है, फंक्शन इट इज़ द फंक्शन ऑफ रेडियस, इट इज़ द फंक्शन ऑफ रेडियल पार्ट, ठीक है ना, इट इज़ द फंक्शन ऑफ आर। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देखो ना यार, अभी तो बात किया ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इट इज़ द फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ए फंक्शन दैट रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है ना। सेंट्रल पॉइंट न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम एटम के लिए बात करें, तो एटम से आर डिस्टेंस पे चलो यहाँ पे पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो एटम्स न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, ये एक फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन, ठीक है। वैसे दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, हाँ बिल्कुल माइनर सा अंतर हो जाता है, ठीक है। It is given by multiplying the square of the radial part of the wave function by the volume element of the spherical shell, that is pi r square, ठीक है। जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, हमें कैसे मिलती है, आप इसको देखो, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है ना, उसका भी फॉर्मूला कभी कभी यही दे दिया जाता है कि साई आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। कभी कभी इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोली जाती है, कभी कभी बार बार इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बट हाँ हम जानते हैं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम इसको बोलते हैं, इट इज़ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर, ठीक है। बट हाँ कोई बात नहीं, हम ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देखेंगे, ये हमारी ज़्यादा काम का नहीं है, ये मिटो दो, ज़्यादा ही कन्फ्यूज होगे, ठीक है। बोला ना बिल्कुल, मैं कभी आप इसके फॉर्मूले में रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला देखोगे और रेडियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखोगे, बिल्कुल सेम लिख दिया जाता है, बहुत जगह पे सेम लिख दिया जाता है, अभी भी कन्फ्यूजन चल रही है क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। बट नहीं, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला बनता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये रहना चाहिए, ठीक है, ये बनता है। जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी और वॉल्यूम को इधर नीचे ले आओ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास बनता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बट ज़्यादातर बुक्स में आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, और उसमें से आपको इस पोर्शन को, इस चीज़ को बोल दिया जाएगा कि ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं कहीं पर बोला जाएगा कि ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, कहीं बोला जाएगा ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही लिख दिया जाता है बहुत बार, ठीक है ना, बहुत सारे बुक्स में ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं।
हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले की, ठीक है ना, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें कोई नहीं पूछने वाला। अब देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो हम ये कर्व देख रहे हैं, ठीक है ना, ये कर्व हमें क्या बताता है, ये कर्व हमें एक आइडिया देता है अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द रेडियल स्पेस, ठीक है ना, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक रेडियल स्पेस में बिना एंगल को कंसिडर किए हमें इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में बताता है ये कर्व हमें, ठीक है ना। दिस कर्व डजेंट गिव एनी आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर आपको शेप जानना है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, ठीक है ना, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन साई का एंगुलर कॉम्पोनेंट भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपके ऑर्बिटल्स का शेप। आगे लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो ये डायग्राम हमारे लिए ये वाला ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे तो कुछ गलत भी दे रखा है ग्राफ में, हम सही करेंगे। ग्राफ में गलत क्या दे रखा है, सबसे पहला हम ये ग्राफ मिटाएंगे। कौन सा वाला, 1s का, ठीक है। 2s का गलत दे रखा है, 2s और 2p का एक जैसा कर रखा है, ये 2s नहीं है, ये 2s नहीं है। क्या है 2s, 2s का ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ से ये उठेगा थोड़ा, ये 2s का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो आप ये जो थोड़ा अपने में चेंज कर लेना, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये 2s का ग्राफ है। तो देखो ये हमारे पास है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस आर और डी आर, ठीक है ना। ये हमें दिखाई दे रहा है, इधर ये आर इस तरफ बढ़ रहा है, इधर हमारे पास क्या मिल रहा है, जो हमारे पास है ये साई आर, ठीक है, हम बोल सकते हैं ये रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। ठीक, तो अब देखो अब क्या चीज़ें घट रही है। देखो आप देख रहे हो ये 1s के लिए और 1s ऑर्बिटल के लिए देखो, तो ये ग्राफ पहले इनिशियली एक पीक पे जाके पहुंचा, तो इस पीक पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये पीक पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये 1s ऑर्बिटल के लिए है, 1s ऑर्बिटल के लिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s ऑर्बिटल में होता है। मीन्स कि ये जो इसके अक्रॉस जो रहेगा हमारे पास रेडियस, ये जो रेडियस रहेगा हमारे पास, ठीक है ना, ये जो रेडियस रहेगा हमारे पास, ये जो रेडियस रहेगा, जिस रेडियस में हमें पीक देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो ये रेडियस, ठीक है ना, इस रेडियस की वैल्यू रहेगी क्या, आप बताओ, ठीक है ना, आप बताओ। ये है हमारा बोहर्स रेडियस, ये है हमारा बोहर्स रेडियस, ठीक है ना, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, ठीक है। फिर आप देखो 2s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए तो आप देख रहे हो कि जो पीक वैल्यू है, एक पीक आई, देन ये दूसरी पीक आई, ठीक है ना, दो पीक हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये वाला पीक ज़्यादा, ये वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है। क्यों, ये पीक ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, ये थोड़ा पीक, ये थोड़ा लोअर पीक है, ये हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से दूर जाती जा रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप क्वांटम आप क्या बढ़ा रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, हमने 2 कर दिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने से, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है, किधर, ग्रेटर आर की तरफ। विद द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इंक्रीजेस टुवर्ड्स हायर रेडियस, हायर आर वैल्यू, ठीक है। आगे भी यही देखने को मिलता है। देखो पी में क्या है, पी ऑर्बिटल के क्या है, ये हम देख रहे हैं, हमें एक पीक देखने को मिल रही है। मीन्स यहाँ पे हमें देखने को 2p ऑर्बिटल में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखो 2p को कंपेयर करो 3p से, तो अब इस पॉइंट पे
एक पीक मिल रही है और एक पीक हमें यहाँ मिल रही है, तो पीक शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। पीक ग्रेटर वाला जो पीक है वो रेडियस की तरफ शिफ्ट हो गया, हायर रेडियस की तरफ शिफ्ट हो गया, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे हैं। 2p से हमने 3p किया, ठीक है। यहाँ 3s ऑर्बिटल के लिए भी देख लो, एक पीक, दो पीक, तीन पीक आया, और जो पीक है वो शिफ्ट हो रहे हैं ग्रेटर आर की तरफ, ठीक है। तो और यहाँ पे जो ये जो है पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है ना, कोई और, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो हरे कलर में मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है नोड को, रेडियल नोड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, ठीक है ना। तो हमें हमें क्या दिखने को मिल रहा है, 1s ऑर्बिटल के लिए कोई नोड आपको दिख रहा है, नहीं। 2s ऑर्बिटल में हमें एक नोड दिखाई दिया, 2p में हमें कोई नोड नहीं दिखाई दिया, ठीक है। 3s ऑर्बिटल में हमें दो नोड दिखाई दिए, ठीक है ना। और 3p ऑर्बिटल के लिए हमें एक नोड दिखाई दिया, 3d में कोई नोड नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस बिल्कुल लो होती है। ये तो आप कभी कभी देखोगे बोला जाता है 0, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अराउंड, बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0, इट टेंड्स टू 0, ठीक है ना, बिल्कुल 0 ही होती है। कभी कभी आप देखोगे बोलोगे हाँ बिल्कुल लो होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 0 बोल सकते हो। बोला भी ये देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0 एट द न्यूक्लियस व्हेन आर इक्वल्स टू 0, एट द न्यूक्लियस न्यूक्लियस पे तो 0 ही होगी, और नियर बाय न्यूक्लियस भी कभी कभी 0 बोल दिया जाता है, और कभी कभी बोल दिया जाता है कि वेरी लेस, ठीक है। तो हमने ये समझा। हाँ, जो रेडियल वेव फंक्शन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है ना, बट आर स्क्वायर का होता है, ठीक है ना। आर स्क्वायर क्या देता है हमें, ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ठीक। वैसे एक चीज मैं गलत कर दिया, यहाँ पर आप स्क्वायर लगा देना। अब क्या बच गया, ये तो हमने बात कर ली। नोट इन द केस ऑफ 1s स्टेट the probability of finding an electron is maximum in the spherical cell which has a radius a नोट, बताया ना कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा जब हमारे पास रेडियस ए नोट होगा। ये रेडियस कितना आएगा आपके पास, ए नोट आएगा, ठीक, वही चीज़ बोली जा रही है। विच इन टर्न्स इज द सेम एज दी प्रेडिक्टेड बाई द बोर, जो बोर ने बताई थी ये चीज़ें। सिमिलरली यू कैन कंपेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल में। आप देखोगे द मैक्सिमम जो जो मैक्सिमा है वो अब नाउ शिफ्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस से थोड़ा दूर शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना, बोल सकते हो ग्रेटर आर की तरफ शिफ्ट हो गया है। द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल्स हैव इट्स प्रोबेबल लोकेशन फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। क्या प्रोबेबिलिटी पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कहाँ है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 2s ऑर्बिटल के लिए ये थोड़ी दूर हो चुकी है किससे, न्यूक्लियस से। इस पॉइंट पे न्यूक्लियस है, इस पॉइंट पे न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जो है, तो वो शिफ्ट हो चुकी है न्यूक्लियस से अवे, ठीक। एज कम्पेयर टू 1s, हम जानते हैं 1s में थोड़ा ये 1s का पीक देखो थोड़ा न्यूक्लियस के पास है, बट 2s का जो पीक है वो थोड़ा, जो मैक्सिमम वाला पीक है वो थोड़ा दूर हो चुका है। But you can see that small hump indicate that although small there is a still finite probability of finding electron 2s near the nucleus। हाँ, ये जो स्मॉल ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है ना, अरे मिटो दिया क्या मैंने, चलो फिर से बनाते हैं।
ये जो स्मॉल पीक दिखने को मिल रही है, ठीक है ना, ये वाला पीक, कौन सा वाला, ये वाला पीक, ठीक है ना, ये वाला पीक, मानता हूँ ये पीक स्मॉल है इस वाले पीक से, ठीक है ना, इस वाले पीक से स्मॉल है, बट देर इज स्टिल ए चांस कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के पास वाले रीजन में मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ये अभी भी थोड़ा बहुत प्रोबेबल है, थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास मिल जाए, ठीक है ना, स्टिल अभी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, वही बोला जा रहा है। बट यू कैन सी दैट ए स्मॉल हम्प इंडिकेट दैट ऑल्दो स्मॉल देर इज ए स्टिल फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दी 2s इलेक्ट्रॉन नियर दी न्यूक्लियस। जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी थोड़ा चांस है, अभी भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो पाया जा सके न्यूक्लियस के करीब, ठीक है। सेम आप देखोगे 3s ऑर्बिटल के लिए भी, ठीक है ना, 2p ऑर्बिटल के लिए भी। मानता हूँ जो 1p जो आपके पास देखने को मिल रहा है, सॉरी, जो 2p ऑर्बिटल है उसका देखो पीक यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट 3p ऑर्बिटल का पीक थोड़ा शिफ्ट हो गया है, बट स्टिल अभी भी चांस है कि 3p में जो इलेक्ट्रॉन है, 3p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉइंट पे, इस पीक पे हमें देखने को मिल जाए, मीन्स न्यूक्लियस से नियर बाय हमें देखने को मिल जाए, ठीक है ना। स्टिल अभी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बट हाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो है कि वो न्यूक्लियस से दूर ही पाया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि रिड्यूस मास को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो क्या दिक्कत है, हमें रिड्यूस मास का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, m/m+m, लगा दो, मास दोनों को पता है, लगाओ फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर को कंप्लीट करते हुए मुझे टाइम कितना, कोई बात नहीं, देखेंगे इसके बाद। अभी हमारा 3 लेक्चर और है, देखो सुनो, 3 लेक्चर अभी और है इस यूनिट का। इस 3 लेक्चर को कंप्लीट होते ही हम इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, किस टाइप्स के क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी उन क्वेश्चंस की ज़्यादा है, तो हम थोड़ी हायर पीक वाले प्रोबेबिलिटी की तरफ देखेंगे, ठीक है ना, बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। नहीं वैसे तो हम सारे ही टॉपिक्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे हर एक टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसा नहीं कि एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा यही कर लूँ, नहीं, हम सारे टॉपिक देखेंगे, फिर बात करेंगे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बनते तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंसिडरिंग दैट वी आर ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, हम बायो के फील्ड से हैं, तो उस हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी मैथमेटिक्स वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उनको फील आ सकती है मैथ्स के फॉर्मूले लगा के, अपन को नहीं आती, ठीक है ना। हाँ तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप ये सारे डेफिनेशंस थोड़ा फोकस कर सकते हो इस चीज़ों पे, ठीक है ना। चलो हाँ बाय।